नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। किसी का नुकसान, किसी का फायदा होता है। कुछ ऐसा ही भारतीय स्टॉक मार्केट के साथ होता दिखाई दे रहा था। जब दुनिया के स्टॉक मार्केट लगातार ऊपर जा रहे थे, अपर सर्किट लगा रहे थे, तो भारत के स्टॉक मार्केट नीचे जा रहे थे। और उस समय भारत में बैठे हुए बहुत सारे अर्थशास्त्री, राहुल गांधी से लेकर और जर्मनी तक बैठे हुए और बहुत बड़े बड़े जो वैज्ञानिक थे, ज्ञानी थे इकोनॉमिक्स के, वो ये कहने लगे थे कि भारत की अर्थव्यवस्था तो गिरने वाली है, भारत की अर्थव्यवस्था को कोई बचा नहीं सकता। लेकिन वो उन पैरामीटर्स का कोई जिक्र नहीं कर रहा था जो ये बताता था कि भारत मेजर इकोनॉमीज में सबसे तेज बढ़ने वाली है, इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पैरामीटर्स पे भारत बहुत ठीक था। लेकिन मात्र स्टॉक मार्केट ऐसा था जहां रिटर्न नहीं बन रहा था। उसी के आधार पर भारतीय इकोनॉमी को डूबता जहाज बता दिया गया था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब वो जहाज वापस से सरफेस पे आ गया है और तेजी से बढ़ना शुरू हो गया है। ऐसा क्या हुआ कि जो मार्केट अपर सर्किट लगा रहे थे पूरी दुनिया में, अब वो गिर गए हैं या गिर रहे हैं। और भारत का जो स्टॉक मार्केट है उसमें जो बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसीज हैं, बड़ी बड़ी बैंक्स हैं, उनका विश्वास बढ़ता जा रहा है। भारत ने ऐसा बेहतर क्या किया और असल में वो कौन सा बबल था जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फटा? तो सबको पता लग गया कि असल में बेहतर इकोनॉमी कौन है और इन्फ्लेटेड, आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड इकोनॉमीज या स्टॉक मार्केट्स कौन से हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं एआई के बबल की। जब पूरी दुनिया में एआई का बबल फटा और वहां से जब पैसा निकलना शुरू हुआ, अब ऐसा लग रहा है कि वो वापस से भारत की तरफ मुड़ता नजर आ रहा है। क्या है एआई की कहानी, उस पर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन पहले भारत की जो स्टॉक मार्केट है उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। जेफरीज एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म है। उसने एक प्रोजेक्शन दिया है कि आने वाले समय में जो पूरी दुनिया में जो मार्केट है, जिस तरीके से वो क्रैश हो रहे हैं, उसमें से जो पैसा निकलेगा या इन्वेस्टर वहां से जो मुनाफा कमाया है, उस पैसे को लेकर वापस से वो भारतीय जो मार्केट है उसकी तरफ जाता नजर आ रहा है। अभी तक की स्थिति उल्टी थी। 2025 में भारत के मार्केट से लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए निकाले गए थे। यानी एफआईआईज यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, विदेशी निवेशक हैं, वो इतना पैसा भारत से निकाल कर ले गए थे क्योंकि उन्हें वो पैसा यूएस में लगाना था, जापान में लगाना था, साउथ कोरिया में लगाना था, ताइवान में लगाना था, क्योंकि वहां पर एआई बेचा जा रहा था। उन्हें लगता था ये नेक्स्ट बिग थिंग है, एक यूटोपिया उसके तरफ क्रिएट किया गया, लेकिन अब फट गया है तो उन्हें दिक्कत हो रही है। सिर्फ बबल नहीं फटा है और बहुत कुछ भी है। उसके अलावा जुलाई, मतलब जो ये 2026 का साल है, इसके पहले 6 महीने में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए भारतीय स्टॉक मार्केट से निकाले गए थे इन विदेशी इन्वेस्टर्स के द्वारा। इस हिसाब से ये मार्केट नोज डाइव हो जाना चाहिए था, नीचे जाना चाहिए था। लेकिन जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं, हम जैसे, आप जैसे छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने जो एसआईपी चालू रखी, उसकी वजह से मार्केट औंधे मुंह नहीं गिरा। हाँ, वो थोड़ा टिका रहा। और ये वो समय था जब चीजों को भारत में जो रिटेल इन्वेस्टर है उसने सस्ते दामों पे एक्यूमुलेट किया कंपनीज को। लेकिन अब थोड़ी स्थिति बदलती दिखाई दे रही है। अब नेट फ्लो भारत की तरफ आता दिखाई दे रहा है। पहले 15 दिन में, सिर्फ जुलाई में 15,000 करोड़ का निवेश भारत में आया है, स्टॉक मार्केट में आया। अब बहुत सारे लोग जो जानकार होंगे कहेंगे 15,000 करोड़ तो पीनट्स होते हैं, लेकिन मात्र 15 दिन में आना और वो रिवर्सल ट्रेंड होना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। कि आपको दिखाई दे रहा है कि वो दिशा उल्टी तरफ चल रही है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके अलावा अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अब तक ये कहानी बेची जा रही थी कि भैया देखो साउथ कोरिया का मार्केट कितना ऊंचा चला गया। वहां मात्र 2 कंपनियां, सैमसंग और हाइनेक्स, पूरे स्टॉक मार्केट का 47% होल्ड करती थी। यानी सिर्फ 2 कंपनियां, पूरे स्टॉक मार्केट में जितना पैसा है उसकी वैल्यूएशन है वो 2 कंपनियों की थी, 47%। ताइवान में मात्र एक कंपनी टीएसएमसी पूरे मार्केट का 42% वैल्यूएशन होल्ड करके बैठी हुई थी। यानी मार्केट में 100 रुपए लगाया तो 42 रुपए की टीएसएमसी है मात्र। भारत में ऐसा नहीं है। रिलायंस ठीक है सबसे बड़ी कंपनी होगी, लेकिन वो इतना बड़ा मार्केट शेयर होल्ड करके नहीं रखती है। मान लीजिए वो एक कंपनी गिर जाए, एक कंपनी में कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस की दिक्कत आ जाए, कोई सप्लाई चेन का इशू आ जाए, हड़ताल हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आप सोचिए उस स्टॉक मार्केट का क्या होगा। कैसे स्टॉक मार्केट को आप स्टेबल मार्केट कह सकते हैं? कम से कम मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता, बाकी आपके ऊपर है। उसके अलावा जितनी भी एआई स्टॉक्स थे, एनवीडिया, उसके अलावा माइक्रॉन, ब्रॉडकॉम, सब में लगातार नीचे ही जा रहा है। ताइवान में जो टीएसएमसी है वो लगभग 8% से ज्यादा गिर चुकी है। माइक्रॉन 11%, ब्रॉडकॉम 4%, और ये लगातार मल्टीपल सेशंस में ऐसे ऐसे गिर रहे हैं। और टोटल वैल्यूएशन पिछले ही कुछ दिनों में इन सब कंपनीज की लगभग 17% डाउन जा चुकी है।
और सारा का सारा जो ये बिकवाली हो रही है, सारा का सारा जो नुकसान हो रहा है, ये सब एआई में हो रहा है। अब क्यों हो रहा है एआई में? देखिए, एआई को एक नेक्स्ट बिग थिंग ये कहा जा रहा था कि दुनिया जैसे फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, फिर आपका टेलीकॉम का रिवॉल्यूशन हुआ, अब ये कुछ एआई जैसा आएगा कि प्री एआई अलग जिंदगी थी, पोस्ट एआई अलग जिंदगी होगी। एआई को कुछ ऐसा बना के बेचा जा रहा था कि भैया यहां से तो सब कुछ ही तब्दील हो जाएगा। लेकिन जितने बड़े ख्वाब दिखाए गए, शायद उतने बड़े वो ख्वाब थे नहीं। कंपनीज को समझ आने लगा कि जिस चीज को लेकर हम मार्केट में गए, हम बेचने लगे, फ्रॉड तरीके से वैल्यूएशन तब्दील की गई ताकि बैंक से बड़ा बड़ा मोटा मोटा पैसा उठाया जा सके। अब बैंकों को भी समझ आ रहा है, इन्वेस्टर्स को भी समझ आ रहा है, हर एक को समझ आ रहा है कि जो बेचा गया असल में वो उतना वैल्यूएशन या कहें उतना चमकदार नहीं है। एआई में बहुत सारी दिक्कतें हैं जिसके लिए ना अभी कंपनीज तैयार हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, ना पब्लिक तैयार है, ना कस्टमर है। और यही सब कुछ बेचकर जो सामान 100 रुपए का था उसे 1000 रुपए, 2000, 10,000, 1 लाख का बनाकर बेचा गया। अब वो जब वहां लोगों को समझ आया तो वो धड़ाधड़ नीचे गिरना शुरू हो गया। कारण, जब आप एआई को रोल आउट करते हैं, एआई के ऊपर चीजों को लाते हैं, तो आपको डेटा सेंटर्स बनाने पड़ते हैं। वो एक फिजिकल स्ट्रक्चर होता है और वो बनाना बहुत ही ज्यादा कॉस्टली अफेयर है। उसको बनाने में बहुत पैसा लगता है, अथाह पैसा लगता है। और अब उसके हिसाब से मार्केट नहीं है जो प्रोजेक्शन दिया गया था। सिर्फ इस साल में जितने प्रोजेक्टेड डेटा सेंटर्स बनने थे उसके 50% या तो डिले हो गए हैं या बंद हो गए हैं कि भैया अभी इन पे काम नहीं होगा क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। सिर्फ इस एक साल में $130 बिलियन, $130 बिलियन जो पैसा है, 1 बिलियन यानी लगभग 9,500 करोड़ रुपए। बहुत लोग कहते हैं बिलियन में, लाख करोड़ में आप बात करते हैं, तो 1 बिलियन यानी लगभग 9,500 करोड़ रुपए, उसे गुणा कर दीजिए 130 में। इतना पैसा इस साल में एआई पे लगना था जिसको ये कह दिया गया अब नहीं लगाएंगे क्योंकि उसका वो रिजल्ट हमें नहीं दिखाई दे रहा। जो बनाकर बताकर बेचा जा रहा था, कम से कम वो अभी नहीं दिखाई दे रहा। भविष्य में होगा, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल बाद, अभी नहीं पता, फिलहाल नहीं है। क्योंकि इन एआई डेटा सेंटर्स को बनाने के लिए जिस तरह की एनर्जी की खपत होती है वो बहुत जबरदस्त है। पूरी देखिए, थोड़े से डेटा सेंटर्स है, अभी बहुत ज्यादा है नहीं, हर देश में तो है ही नहीं, हर कॉन्टिनेंट में हो ये भी बड़ी बात है। कुछ चुनिंदा देश हैं जहां ये डेटा सेंटर्स बन रहे हैं और अभी से वो दुनिया की लगभग 2% बिजली खर्च करना लगे और ज्यादातर फॉसिल फ्यूल्स और इस तरह की चीजों से आ रहा है। तो आप समझिए कि जो हम कार्बन न्यूट्रल की तरफ बढ़ रहे थे, ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे थे, जो अमेरिका वेस्ट पूरा बेचता है ना कि भैया हमें शुद्ध वातावरण चाहिए, वो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स लगाकर किस तरीके से खपत कर रहा है फॉसिल फ्यूल्स की। साथ ही इन डेटा सेंटर्स में से इतनी गर्मी निकलती है कि उनको ठंडा रखने के लिए, उनको सही सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में साफ पानी चाहिए। अमेरिका में टेक्सास जैसा राज्य और बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर लगातार इन डेटा सेंटर्स का विरोध हो रहा है और प्रपोज सेंटर्स को बंद करना पड़ा है। इसलिए इन सेंटर्स को लेकर ये सारे बड़े बड़े देश अब भारत जैसे देश में आ रहे हैं और हम लोग खुशी मनाते हैं, अरे साहब हमारे यहां डेटा सेंटर आ गया विशाखापट्टनम में, हमारे पास फला जगह डेटा सेंटर आ गया, गूगल ने इतने लाख करोड़, इतने बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर दिया, बड़े बड़े आंकड़े दिखाए जाते हैं। लेकिन वो डेटा सेंटर्स किस हद तक बिजली को चूसते हैं, वो किस हद तक एनर्जी को चूसते हैं, पानी को लेते हैं, फ्रेश वाटर, वो उस जगह की जो एक तरीके से कह सकते हैं सर्वाइवबिलिटी, कि वहां पर किस तरीके से जीवन यापन चल सके, उसके लिए जो संसाधन चाहिए हर एक को चूस जाता है। और हर कोई अब इसको अपने यहां लगाने के लिए तैयार नहीं है। सिंगापुर ने कह दिया इससे ज्यादा हम नहीं लगा सकते। अब भारत में आ रहे हैं। अब भारत में सरकारें कैसे काम करती हैं, बाबू कैसे काम करते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो वहां पर जो इन्वेस्टमेंट हो रहा था वो अब धीरे धीरे रुकना शुरू हो गया है। अब कह रहे हैं डेटा सेंटर्स कहीं ग्रीनलैंड में, अब ये भी खबर आई है कि अमेरिका ग्रीनलैंड इसलिए चाहता है क्योंकि वहां डेटा सेंटर्स लगा सके। तो सबसे बड़ी पहली प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी, अब जो एआई को चलाने की कॉस्ट है और ह्यूमन के द्वारा उसी काम को, एक काम करना है उसे आप एआई से कराएंगे या ह्यूमन से कराएंगे, आज के समय में वो आदमी से कराना सस्ता पड़ रहा है। पहले तो ये था, क्यों, कारण क्या है, आपको उसके लिए पूरा इंफ्रा डेवलप करना है, एआई को सिखाना है उस टास्क को, फिर वो उस टास्क को करेगा। ये सब कुछ करने में
जो नेट खर्चा है वहां 4 आदमी, 10 आदमी, 15 आदमी बैठाकर काम कराना फिलहाल समय में सस्ता पड़ रहा है। तो सारी कंपनीज जो एआई के नाम पर, कि माइक्रोसॉफ्ट ने 6,000 निकाल दिए, आईबीएम ने 8,000 निकाल दिए, अमेजॉन ने 15,000 निकाल दिए, अलग अलग खबरें आती थी ना। अब उन्हें लग रहा है नहीं साहब, थोड़ा सा गुची हो गया है, थोड़ी गड़बड़ हो गई है, हम थोड़े से ओवरबोर्ड चले गए हैं। ह्यूमन जो एक तरीके से कह सकते हैं इंटरवेंशन है, या ह्यूमन जो काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं आज भी एआई से थोड़ा सस्ता पड़ रहा है। तो दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है, पहली चलाने की खर्चा, दूसरा ह्यूमन इफिशिएंट है, तीसरा जो कॉस्ट है डे टू डे रनिंग की वो बहुत ज्यादा है। आपकी एक तो फिक्स कॉस्ट हो गई जो आपको डेटा सेंटर बनाना, प्लस आपकी जो डे टू डे कॉस्ट है वो बहुत महंगी है। तो डेटा सेंटर्स को चलाने में, एआई का ही सब सेटअप करने में ये बहुत मुश्किल हो रहा है। उसके अलावा ये है कि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े एआई कंपनीज हैं जिन्होंने अपनी एक फेक वैल्यूएशन तैयार की। उन्होंने कहा कि भैया हमारी इतने लाख करोड़ की वैल्यूएशन है, और वो क्या करते थे, अपने से कुछ छोटी कंपनीज को पैसा उधार देते थे या उसमें इन्वेस्ट करते थे, उनकी वैल्यूएशन को इन्फ्लेट करते थे, जैसे राजेश एक्सपोर्ट ने किया था, जैसे एनवीडिया, ओपन एआई, ओरेकल, उसका पैसा उसमें, उसका पैसा उसमें, उसकी टोपी उसके सिर, उसकी टोपी उसके सिर करके एक बड़ी वैल्यूएशन तीनों कंपनियों ने बना ली। जब इन्वेस्टर्स को समझ आया भैया ये तो एक बड़ी लेवल की पॉन्जी स्कीम चल रही है, तो उन्होंने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। जब इन्वेस्टर्स को लगा कि भैया फिजिबिलिटी नहीं है, खर्चे बहुत ज्यादा हैं, ह्यूमन अभी भी एफिशिएंट लग रहा है, कम से कम कॉस्ट के परस्पेक्टिव में, मतलब खर्चे के हिसाब से अभी भी आदमी सस्ता पड़ रहा है। जब उसे लगा कि ये कंपनियां जो प्रॉमिस कर रही हैं वो डिलीवर नहीं कर पा रही हैं, जब उन्हें लगा कि इन कंपनियों की जो वैल्यूएशन बताई जा रही है असल में वो वैल्यूएशन नहीं है, होनी नहीं चाहिए, ऑन पेपर तो हैं लेकिन फिजिकली आप प्रेजेंट में जाएंगे, स्टॉक मार्केट में जाएंगे, देखेंगे कि भैया जो असल में वैल्यू दे रही है और जो वैल्यू है कंपनी की उसमें कितना अंतर है। तो वो पैसा निकालना शुरू कर दिया। एक छोटा सा बताता हूं, एनवीडिया कह रही है कि हमने 10 गीगावाट के बराबर के जीपीयूज मार्केट में एक साल में उतार दिए हैं। जीपीयूज होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है एआई को चलाने के लिए, इन सब चीजों के लिए। लेकिन जब उसकी जांच की गई, उसने कहा एक साल में 10 गीगावाट दिए हमने। जब जांच हुई तो पूरी दुनिया में ही 7.7 गीगावाट है। तो भैया मतलब कहीं से कुछ भी मैच नहीं हो रहा। कुछ 19-20 का फर्क होता, 15-20 का फर्क होता, 10-20 का भी फर्क होता, कुछ तो मैच होता। एक अकेली कंपनी उसको क्लेम कर रही है और दुनिया में उतना है भी नहीं, और इसी के नाम पर एक फर्जी डिमांड क्रिएट की गई, फर्जी वैल्यूएशन क्रिएट की गई, और उसी में फर्जी तरीके से इन्वेस्टरों से, बैंकों से पैसा उठाया गया और वैल्यूएशन अनाप शनाप तरीके से ऊपर पहुंचा दी गई। जब दुनिया को यह पता लगा कि भैया ये कम से कम जो दिखाया जा रहा है फिलहाल ये नहीं है, ये इसकी करेक्ट वैल्यूएशन नहीं है। अगर 100 रुपए बताई जा रही है, 100 नहीं है, ये कहीं 50, 60, 40, और जितनी ही कंपनीज हैं ये इस लेवल पे वैल्यूएट की गई हैं कि अगले 10 साल में ये ऐसी होंगी, अभी नहीं है। फ्यूचर प्रोजेक्शन को लेकर एक यूटोपिया क्रिएट कर बताया गया 10 साल बाद ऐसी होंगी जी ये, इसलिए हम इसका इतना पैसा दे रहे हैं। उन्हें समझ आ गया कि भैया 10 साल में, 5 साल में हमें दिखाई नहीं दे रही है और फिलहाल तो बहुत ही महंगी है, तो उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। भारत से पैसा भी इसीलिए निकाला था कि एआई स्टॉक्स में पंप किया जाएगा, अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, जैसे कभी .com में दिखाई दी थी, जैसे कभी रियल एस्टेट में दिखाई दी थी, और वापस से अब उन्हें दिखाई दिया भैया ये फॉन्जी स्कीम थी, इसमें जितना बनना था बन लिया, जितना इसको निचोड़ना था निचोड़ लिया, अब वो वापस से भारत आ रहे हैं। फिर से कहूंगा 15,000 करोड़ बहुत छोटा आंकड़ा है, लेकिन कम से कम वो आता तो दिखाई दे रहा है। पहले तो वो भी नहीं हो रहा था, सिर्फ जा ही जा रहा था कि 6-6 महीने में 2.5 लाख करोड़ रुपए साहब जा रहे हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था ने ऐसा क्या अलग किया, भैया और जगह भी जा सकता है, कुछ जगह जाएगा भी, लेकिन भारत ने क्या किया? आपने कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एआई के ऊपर बहुत ज्यादा बात करते नहीं सुना होगा। आपने सुना होगा वो सेमीकंडक्टर को बेच रहे हैं कि हमने 28 नैनोमीटर की सेमीकंडक्टर बना लिया, अब हमारा प्रोजेक्शन 2 का है, 2 नैनोमीटर बनाएंगे अगले 7-8 साल में, हमें इतने चिप्स निकालने हैं, इतने करोड़ चिप्स निकालने हैं, कितने 300 करोड़ कुछ ऐसे बताया। एक फैक्ट्री थी, कहां का उद्घाटन किया था कि वहां से इतने हम निकालेंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग की बात होती है, स्पेस की बात होती है, डिफेंस की बात होती है,
क्योंकि उन्हें पता था कि एआई में इस रेस में कहीं ना कहीं हम पीछे रह गए हैं। और ध्यान दीजिएगा, अगले कुछ समय में मान लीजिए एआई के स्पेस में पूरी दुनिया में 1000 कंपनियां, मान लीजिए 100, 50, 150 बचेंगी, सारी की सारी साफ हो जाएंगी। जैसे .com बबल में सब साफ हो गया था, रियल एस्टेट में सब साफ हो गया था, इनमें भी आप ये मानकर चलिए 90 to 80% अपनी गति को प्राप्त हो जाएंगी और यहां से निकलती बनेंगी। और अगला जो सेक्टर है वो स्पेस का है, डिफेंस का है, क्वांटम कंप्यूटिंग का है, और भारत उसकी तरफ एक तरीके से उसके लिए प्रतिबद्ध है, वहां काम करता नजर आ रहा है। उसके अलावा देश में जिस तरीके से जीएसटी के रिफॉर्म हुए, उन जीएसटी के रिफॉर्म्स ने यह बताया कि भारत, जब पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्थाएं डामाडोल हो रही थी और जो बड़े लोग हैं, क्योंकि उन्हें पता था अर्थव्यवस्था तो चल नहीं रही, अब पैसे को तो कहीं सुरक्षित करना है और बढ़ता भी दिखाई देना है, तो उन्होंने एआई में पंप कर दिया आर्टिफिशियली और एआई को बढ़ाया। इनको बढ़ाओ, वहां पैसा लगाओ, वहां पैसा कमाएंगे और एंड में सारा प्रॉफिट ले जाएंगे, और जो नीचे का छोटा छोटा इन्वेस्टर है वो मारा जाएगा, क्योंकि कहीं बेहतर चलती इकोनॉमीज नहीं थी जहां इन्वेस्ट किया जा सके। लेकिन भारत ने कहीं छोटे बड़े रिफॉर्म किए, पीएलआई स्कीम्स हैं, आपका जीएसटी रिफॉर्म है, उससे आपने अपनी जो देश की छोटी बड़ी कंपनीज थी उनको इम्यून किया, उनको बचाया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो सब चल रहा है उसके लिए कि खर्चे कम किए, ताकि ज्यादा लोग उसको खरीद सकें, उन कंपनीज को सस्टेन कर सके। अगर एक्सपोर्ट हैम्पर हो रहे हैं तो डोमेस्टिक कंजम्पशन के माध्यम से उनको बचाया जा सके। तो आपने अपनी इकोनॉमी को बेहतर तरीके से बचाने का प्रयास किया। उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप का जो ये टैरिफ टेरर चल रहा है, उस दौरान भी आपने बेहतर तरीके से चीजों को मैनेज किया। हो सकता है किसी सेक्टर पे आपको फर्क पड़ा, आपने डाइवर्सिफाई किया, आपने वो सामान यूरोप को बेचना शुरू कर दिया, लैटिन अमेरिका में आप चले गए, अफ्रीका में चले गए हैं, साउथ ईस्ट एशिया में चले गए हैं। तो आपने बहुत हद तक, मैं ये नहीं कह रहा कि टैरिफ से भारत को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बहुत हद तक आप उसको बचाने में कामयाब रहे। यानी कि कुल मिलाकर जितना नुकसान भारत को होना चाहिए था, निश्चित तौर पर हुआ। अगर आपको 100 किलोमीटर दौड़ना था, आप 80 ही दौड़ पाए, लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं वो 10-20 भी नहीं दौड़ पाए, कम से कम आप 80 तक तो पहुंचे। और यही एक तरीके से जो टिकाऊपन है भारतीय अर्थव्यवस्था का, वो दुनिया के इन्वेस्टर्स को दिखाई दे रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम है, अब बहुत सारे लोग बताएंगे ये मैं कह रहा हूं n नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आप n+1 नंबर ऑफ प्रॉब्लम से आप बच के भी आए हैं। 1000 प्रॉब्लम है तो 1001 से आप बच के भी आए हैं। तो इसीलिए जो एआई बबल है, देखिए बबल है, आज फटेगा, 10 दिन पे फटेगा, साल 2 साल ये होना है, बस्ट होना है। अनाप शनाप जो वैल्यूएशन हुई हैं उनमें कहीं ना कहीं डेंट आना है, और वापस से घूम के पैसा वो भारतीय अर्थव्यवस्था में भी आना है एफआईआई का। और एफआईआई का सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा होता है, प्रॉफिट बुकिंग। भारत में प्रॉफिट दिख रहा था, कमाया, ले गए, वहां लगाया, वहां कमा लिया, वहां से पैसा निकालेंगे, जहां दिखाई देगा वहां लगाएंगे। और आने वाले समय में जिस तरह का कंजम्पशन पावर भारत के अंदर है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। तो अगर बेहतर तरीके से इंडियन कंपनीज परफॉर्म करती हैं, बेहतर तरीके से R&D में इन्वेस्ट करती हैं, और सिर्फ इस चक्कर में नहीं रहती भैया मेरा वैल्यूएशन हाई हो जाए, उस पर मैं इतने का लोन उठा लूं, इतने के शेयर्स गिरवी रख के मैं फला चीज, मतलब एक तरीके से उसका फायदा उठाऊं। अगर उससे निकलकर बेहतर प्रोडक्ट दे, R&D करे, तो निश्चित तौर पर एफआईआई बड़े तौर पर भारत में इन्वेस्ट करने आएंगे, भारत की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होगा। देखिए, सरकार का काम एनवायरमेंट देना है, बाकी काम प्राइवेट सेक्टर को खुद ही करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर यहां से एक बेहतर रिवर्सल की उम्मीद जताई जा सकती है, शेयर मार्केट बेहतर करेगा। देखिए, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, अपने हिसाब से सही तरीके से आपको जो लगे उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, लेकिन जो सिनेरियो दिखते हैं उसको एनालाइज करने का काम है, वो आपको बताने का काम है। बाकी आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे भी करना है, अपने जो भी आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो उसको देखकर ही करें। एक तरीके से डिस्क्लेमर है चैनल की तरफ से। तो कुल मिलाकर इस बारे में और जो भी खबर आएगी वो भी आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।